वेलकम फ्रेंड्स, आई एम आफ्ताब एंड वेलकम यू चैनल आलम क्लासेस 99। आज का हमारा टॉपिक है परमाणु संरचना। और पिछले दो वीडियो में, केमिस्ट्री के दो वीडियो में हमने पदार्थ की अवस्था के बारे में सीखा, अच्छे से सीखा और सारे पॉइंट ऑफ व्यू से सारे उस पर चर्चाएँ भी की गई। आज का हमारा टॉपिक है परमाणु संरचना और परमाणु संरचना के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की खोज और उसकी सारे पॉइंट ऑफ व्यू से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, आते हैं और आने की जो संभावनाएं हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज। तो सबसे पहले हमारा चैप्टर का जो नाम है वो परमाणु संरचना है, तो जाहिर है कि हम लोगों को परमाणु के बारे में जानना चाहिए कि परमाणु क्या होता है। तो फिर उसके बाद परमाणु के अंदर में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो तीनों रचक कण होते हैं उसकी खोज कैसे हुई और किसने खोजा और उस पर जो आवेश की मात्रा होती है क्या होती है, और उसी के संबंध में जो कैथोड किरणें उत्पन्न हुई, कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज में जो कैथोड किरणों का हम लोग को पता चला तो किसने किया, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग आज इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि परमाणु जो होता है, परमाणु क्या होता है, परमाणु किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बता दूं। तो फर्स्ट पॉइंट है कि परमाणु पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण होता है। परमाणु जो होता है पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण होता है, अभिक्रिया में भाग लेता है, अभिक्रिया में भाग लेता है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं होता है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं होता है, ठीक है ना। लेकिन जब अभिक्रिया में भाग लेता है तो स्वतंत्र अवस्था में भाग लेता है। बड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा ना। तो मैं आपको बता दूं कि परमाणु सबसे सूक्ष्म कण होता है और स्वतंत्र अवस्था में नहीं होता है का मतलब ये है कि जैसे ये ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन हमेशा O के फॉर्म में नहीं रहेगा, हमेशा O2 के फॉर्म में रहेगा। हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन केवल H नहीं रहेगा, हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में रहेगा, यानी अपने आप में जुड़ के रहेंगे। और इसका कारण ये बता देता हूँ क्या होता है। ऑक्सीजन जो है उसकी परमाणु संख्या कितनी होती है, 8 होती है, राइट। तो 8 परमाणु संख्या हो गई, यानी इसका हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या होगा, पहले फर्स्ट वाले सेल में 2 भरेगा, फिर इसमें 6 भरेगा और होना चाहिए कितना, लास्ट वाले में 8 होना चाहिए, अष्टक पूरा होना चाहिए। तो भाई ऑक्सीजन अकेले कैसे रह सकता है, ऑक्सीजन के लास्ट वाले कक्षक में कितना है, 6 है, तो 6 लेकर के नहीं रह सकता है। आपको पता होगा, केमिस्ट्री थोड़ी सी भी जानते होंगे आप। तो ऑक्सीजन में लास्ट वाले कक्षक में 6 है तो उसको कितना चाहिए, 8 चाहिए। तो क्या करता है, अपने ही परमाणु से इस टाइप से अपने ही परमाणु से साझा कर लेता है। साझा कर लेता है मतलब इससे भी 2 ले लेता है, इससे आप आपस में क्या कर लेते हैं, साझा कर लेते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, तो भाई इसके पास भी 8 हो गया और इसके पास भी 8 हो गया। तो इस तरह से जब जुड़ जाते हैं तो ये ऑक्सीजन O2 के रूप में हो जाता है। इसी तरह से हाइड्रोजन और अन्य सभी परमाणु जो है अणु के रूप में, यानी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते हैं। लेकिन अभिक्रिया में जब भाग लेते हैं तो यही अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं तो ऑक्सीजन अकेला लेगा या हाइड्रोजन अकेला लेगा, ठीक है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। तो परमाणु के बारे में आप जानें कि पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण है, पदार्थ का मूल कण है और अब स्वतंत्र अवस्था में नहीं होता है। जब भाग लेता है तो स्वतंत्र अवस्था में होता है। फिर मैं आपको बता दूं कि परमाणु जो होता है उसको अंग्रेजी में नाम दिया गया, परमाणु को अंग्रेजी में क्या नाम दिया गया, तो अंग्रेजी में नाम दिया गया एटॉम। क्या नाम दिया गया, एटॉम। और एटॉम का मतलब क्या होता है, अनकटेबल। क्या होता है, अनकटेबल। अनकटेबल इसका मतलब क्या होता है, अविभाज्य। क्या होता है, अविभाज्य। लेकिन किसी ने, एटम तो अलग बात है। और एटम आप ये भी याद रखें कि एटम डेमोक्रिट्स ग्रीक वैज्ञानिक थे, तो ग्रीक दार्शनिक थे, तो उन्होंने जो थे वो एटम नाम दिए परमाणु का, इंग्लिश में एटम कहा उन्होंने। और एटम का मतलब अनकटेबल होता है। लेकिन अविभाज्य किसने कहा, अविभाज्य सबसे पहले किसने कहा, तो अविभाज्य कहने वाले हमारे जॉन डाल्टन जो साइंटिस्ट है उन्होंने परमाणु को अविभाज्य कहा। क्या कहा, अविभाज्य। अविभाज्य मतलब जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता है। लेकिन 19वीं सदी तक ये बात सही थी, काफ़ी सारा प्रयोग हुआ और 20वीं सदी में आधुनिक प्रयोगों से यह सिद्ध हो गया कि परमाणु अविभाज्य नहीं है। परमाणु में और सारे कण होते हैं। और वो कौन कौन कण होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। और जॉन डाल्टन ने इनकी खोज नहीं की और ना ही रदरफोर्ड ने की, ठीक है ना। तो इनके जो खोज करता है वो इलेक्ट्रॉन के, न्यूट्रॉन के और प्रोटॉन के अलग अलग हैं। तो मैं आपको इन्हीं सारे चीज़ों के बारे में बता दूं। तो परमाणु अविभाज्य क्या हो गया, जॉन डाल्टन ने कहा। आपको याद रखना है, भले गलत हो गया या सही हो गया वो बात की बात है, लेकिन परीक्षाओं के दृष्टिकोण से आपको याद रखना है कि परमाणु को अविभाज्य कण किसने कहा या परमाणु अविभाज्य किसने कहा, तो किसने कहा, जॉन डाल्टन ने। एक बात और बता दूं आपको, सबसे पहले परमाणु के बारे में हमारे भारत के साइंटिस्ट महर्षि कणाद ने बताया था। हमारे भारत के साइंटिस्ट महर्षि कणाद ने सबसे पहले परमाणु के बारे में बताया था कि पदार्थ की जो सबसे सूक्ष्मतम अविभाज्य कण है उसको परमाणु
कहते हैं। और परमाणु का सबसे पहले जिक्र हमारे वैज्ञानिक, भारत के वैज्ञानिक महर्षि कणाद ने बताया था। ठीक है ना। तो आपने सीखा कि परमाणु क्या होता है, परमाणु के बारे में ये जाना कि उसके अंदर में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है। तो ये न्यूट्रॉन, ये प्रोटॉन और ये इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन प्लस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर, प्रोटॉन नाभिक के अंदर और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर, प्रोटॉन नाभिक के अंदर और इलेक्ट्रॉन बाहर परमाणु के बाहरी कक्षा में, यानी नाभिक के बाहर जो होता है इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में देख ही लेते हैं। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इलेक्ट्रॉन की खोज जो की है साइंटिस्ट का नाम है जे थॉमसन। ठीक है ना। जे थॉमसन भी पढ़ते हैं, टॉमसन भी पढ़ते हैं उसको। ठीक है। तो जे थॉमसन आप याद रखें, जेसफ जॉन थॉमसन। तो कब किए हैं ये इलेक्ट्रॉन की खोज? तो इलेक्ट्रॉन की खोज 1869 ईस्वी में की गई थी। इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए जे थॉमसन साहब ने किस चीज़ का प्रयोग किया और किस यंत्र से इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए कौन सा संयंत्र और कौन सा डिवाइस का इस्तेमाल किया? तो उन्होंने विसर्जन नलिका का प्रयोग किया था। जी हाँ, क्या किया था? विसर्जन नलिका का प्रयोग किया था। विसर्जन नलिका का पूरा सिस्टम मैं बना दिया हूँ और आपको मैं दिखा देता हूँ कि विसर्जन नलिका क्या होती है। इसमें एक कांच की नली रहती है जो उच्च, और जो कि उसमें 2 रॉड लगे रहते हैं, और वो प्लेट जो हैं वो कैथोड और एनोड होते हैं। ये जो नेगेटिव वाला जो प्लेट है वो कैथोड है, और ये जो एनोड है वो पॉजिटिव चार्ज रहता है, मतलब प्लस वाला जो रहता है उसको एनोड कहा जाता है। ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होता था पहले, जब विद्युत धारा प्रवाहित कराई गई इसमें, तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रहा था, क्योंकि इसमें देखिए कोई इसमें अटैच नहीं है, कोई वायर नहीं है, कोई कनेक्टिविटी नहीं है इसमें, जिसके कारण विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो पाती थी। लेकिन फिर क्या किया गया, और बहुत ही ज़्यादा वोल्टेज लगाया जाता था। जानते हैं कितना वोल्टेज लगाया जाता था? 10,000 वोल्ट का इस्तेमाल किया जाता था। 10,000 वोल्टेज का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन फिर भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी। फिर उसके बाद कारण था कि इसमें जो वायु दाब था वो ज़्यादा था। वायु दाब कम किया गया, निर्वात पंप की सहायता से इसमें से वायु को निकाला गया, पूरा एयर निकाला गया, और इसका वायु दाब बहुत ही कम किया गया। और कम करने के बाद फिर क्या हुआ कि इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित करी गई, मतलब 10,000 वोल्ट इस्तेमाल किया गया, तो क्या हुआ कि इससे एक किरण निकलने लगी। एक किससे? कैथोड से। कैथोड से एक किरण निकलने लगी, एनोड की ओर जाने लगी। ठीक है ना, एनोड की ओर जाने लगी। तो जे थॉमसन साहब ने इस किरण को, क्योंकि ये कैथोड प्लेट से निकल के जा रही थी, तो इसलिए इस किरण को नाम दिया कैथोड किरण। ठीक है ना, कैथोड किरण नाम दिया। इसके बाद ही इन्होंने देखा कि इसमें जो ये कैथोड होता है रॉड, वो नेगेटिव होता है, मतलब माइनस चार्ज होता है, ऋण आवेश होता है। तो यानी जाहिर सी बात है, इससे जो किरण निकलती होंगी, इससे जो रेज निकलते होंगे, जो विकिरण निकलते होंगे, वो कैसे होते होंगे? वो नेगेटिव चार्ज से मिलकर के बने होते हैं। तो इनके जो कण होते हैं, किसके? कैथोड किरण के जो कण होते हैं, कैथोड किरण के कण कैसे हैं? ऋणात्मक हैं, मतलब नेगेटिव हैं। तो नेगेटिव है, तो इन्होंने डिफाइन किया कि कैथोड किरण से जो निकलने वाली किरण है वो ऋणात्मक है, यानी जरूर ये ऋण आवेशित कण से मिलकर के बने होंगे। और इन्हीं छोटे छोटे कण को क्या नाम दिया गया? इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया। ठीक है ना। तो बहुत ही शॉर्टकट में मैं बताया आपको कि इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई। तो विसर्जन नलिका का प्रयोग जे थॉमसन साहब ने किया, साइंटिस्ट। 10,000 वोल्ट का उसमें प्रयोग होता था, और प्रयोग होने के बाद उसमें वायु दाब ज़्यादा होता था, तो इसके कारण निर्वात पंप लगा करके उसमें वायु निकाला गया। और निकालने के बाद जब 10,000 वोल्ट इसमें लगाया गया, तो इससे निकलने वाली जो किरण है वो कैथोड किरण कहलाई, क्योंकि कैथोड प्लेट से निकली हुई थी। और क्योंकि ऋणात्मक किरण थी, यानी नेगेटिव प्लेट से निकली थी, इसलिए माना गया कि ये जो किरण है वो ऋण आवेशित कण से मिलकर के बनी है, और उन कणों को इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया। साथ ही मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रॉन की खोज, आपने डेट देख लिया और साइंटिस्ट का नाम देख लिया, और इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, मतलब कुछ ना कुछ तो चार्ज होता था, क्योंकि उन्हीं इलेक्ट्रॉन से ही ढेर सारे चार्ज बनते हैं, ढेर सारे वोल्टेज क्रिएट होते हैं। तो उस छोटे से इकाई पार्टिकल का, एक इकाई कण का आवेश कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन का आवेश याद रखें, इलेक्ट्रॉन का आवेश याद रखें 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। कूलाम आवेश के मात्रक को कूलाम से सूचित करते हैं। अगर परीक्षा में पूछे कि आवेश का मात्रक क्या होता है, तो आवेश का मात्रक कूलाम होता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है।
अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा कितनी होती है? तो 1.6 × 10⁻⁻19। आप ये भी ध्यान रखें कि ये चीज़ जो रहती है वो माइनस में भी आ सकती है। मतलब क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऋण आवेशित होता है। साथ ही याद रखें कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान याद रखें 9.1 × 10⁻31 kg, बहुत कम, ना के बराबर, है ना। 9.1 × 10⁻31 जो है ना वो नीचे आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा, तो बहुत ही कम, यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो माना जाता है वो नगण्य माना जाता है, बहुत कम माना जाता है। 1930 ईस्वी तक पूरा यह माना जाता था कि जो भी परमाणु में जो भार होता है वो प्रोटॉन के कारण ही होता है, इलेक्ट्रॉन को हमेशा नगण्य ही माना जाता था। फिर उसके बाद मैं कहानी बताने वाला हूँ कि कैसे न्यूट्रॉन अस्तित्व में आया और कैसे इसकी खोज हुई। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के बारे में बात की, हम लोग इलेक्ट्रॉन के बारे में जान गए, इलेक्ट्रॉन का आवेश जान गए, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, और उसका द्रव्यमान भी आप जान गए। अब हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में जाना। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो हुआ वो कैथोड किरणों से हुआ। तो कैथोड किरण के बारे में हम लोग को जानना पड़ेगा। तो कैथोड किरण के बारे में हम लोग को कुछ चीज़ें जान लेनी चाहिए जो कैथोड किरण से मुख्य इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं और जो परीक्षाओं में इसके प्रश्न बन सकते हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग कैथोड किरण के बारे में थोड़ी सी जान लेते हैं। और कैथोड किरण आप लोग समझ गए होंगे कि जो ऋण आवेशित प्लेट यानी नेगेटिव प्लेट से जो किरण निकल के जाती है एनोड की ओर, उस किरण को कैथोड किरण कहा जाता है। ये कैथोड किरण जो होती है वो सीधी गमन करती है, मतलब ये सीधे गमन करती है। आपको लिखना होगा तो मैं लिख दिया हूँ, उसको लिख भी लीजिएगा। ये जो है सीधी गमन करती है। और ये स्पीड इसका कितना होता है? तो ये स्पीड जो इसका होता है ये प्रकाश के वेग के 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड जो प्रकाश का वेग होता है उसके बराबर होता है। फिर यह बता दूं आपको कि ये ऋण आवेशित कणों से मिलकर के बना हुआ है, हमने चर्चा कर ही लिया इस पर। यह किरणें कांच की नली को क्या कर देती है? प्रतिदीप्त कर देती है। प्रतिदीप्त का मतलब होता है प्रकाशित कर देती है, मतलब कांच की किरणों को क्या लाइट क्रिएट करती है। जैसे हम लोग का घर में जो कांच वाला बल्ब होता है ना, तो कांच वाला बल्ब कैसे प्रतिदीप्त होता है, जलता है ना, चमक देता है, उसी तरह से इसमें चमक उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। और ये साइड में चमक उत्पन्न कर देती है और गैसों को आयनित कर देती है। जो इसमें थोड़े से भी अल्प मात्रा में जो गैस होते हैं वो क्या हो जाते हैं? चार्ज हो जाते हैं, मतलब आयनित हो जाते हैं। गैस भी क्या हो जाते हैं? माइनस और प्लस में 2 अलग अलग भाग में बढ़ जाते हैं, जिसके कारण वो आयनित हो जाती हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। और फिर आपका है फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करती हैं। फोटोग्राफी जो प्लेट होता है, फोटोग्राफी प्लेट देखे होंगे आप, उसको क्या करता है? प्रभावित कर देता है। प्रभावित मतलब उसका कलर जो है चेंज कर देता है। कौन? तो कैथोड किरण। फिर से मैं आपको बता दूं फाइनली कि कैथोड किरण जो है वो सीधी गमन करती है, फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करती है, ऋण आवेशित कणों से मिलकर के बनी होती है। आपको बता दूं प्रकाश के वेग के बराबर होती है और यही जो है कांच की नली को प्रतिदीप्त करती है। कैथोड किरणों के बारे में आप एक और विशेष बात जानें कि कैथोड किरण को जब उच्च गलनांक वाले धातुओं पर प्रवाहित किया जाता है या डाला जाता है तो ये एक्स किरण उत्पन्न करती है। कौन सी किरण उत्पन्न करती है? एक्स किरण उत्पन्न करती है। कैथोड किरण को उच्च गलनांक वाले जब धातुओं पर डाला जाता है, मतलब उस पर लाइट उस पर डाला जाता है, विकिरण डाला जाता है, तो कैसा विकिरण उत्पन्न करता है? तो एक्स विकिरण यानी एक्स रे उत्पन्न करते हैं। तो एक्स किरण, एक्स रे जो है आपको इसके बारे में जानना होगा, एक्स रेज के बारे में। तो एक्स रेज इसी में आया है, तो इसी कड़ी में बता देता हूँ। एक्स रेज के बारे में आपको पता चल जाएगा। WK रोंटगन, कौन? रोंटगन, WKN है ये। WK रोंटगन सबसे पहले इन्होंने एक्स किरण के बारे में खोज किया। एक्स नाम कैसे पड़ा? तो मैं आपको बता दूं, एक्स नाम इसलिए पड़ा जब उच्च गलनांक वाले धातु पर इसको डाला जाता था तो ये कैसा किरण उत्पन्न करता था? एक्स किरण। तो एक्स मतलब क्या? हम लोग गणित में भी देखे हैं कि जब भी कोई चीज़ अज्ञात रहती है, जब किसी चीज़ के बारे में हम लोगों को पता नहीं रहता है, तो हम उस जगह पर क्या करते हैं? एक्स मान लेते हैं उस राशि को, यानी अज्ञात राशि को। तो यहाँ भी क्या हुआ था कि जब कैथोड किरणों को उच्च गलनांक वाले धातु जैसे टंगस्टन वगैरह पर डाला गया, बहुत हार्ड वाले धातु पर डाला गया, तो क्या होता था? उससे
विकिरण निकलती थी और इस विकिरण के बारे में हमें ज्ञात ही नहीं था, है ना। हम लोगों को उस समय विकिरण के बारे में ज्ञात नहीं था, जिसके कारण हम लोग उस किरण को एक्स किरण नाम दिए। ज्ञात नहीं था इसलिए एक्स किरण नाम दिए। या फिर इस किरण को डब्ल्यू के रोंटजन किरण भी कहा जाता है ना, रोंटजन रे भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो इसकी जो खोज हुई है वो 1895 ईस्वी में हुई है, ठीक है ना। जबकि हम लोग देखें कि इलेक्ट्रॉन की खोज कितने ईस्वी में हुई है। इलेक्ट्रॉन की खोज जो हुई है 1869 ईस्वी में हुई थी और ये 1895, लगभग 24 वर्ष का अंतर होता है इन दोनों के खोज में। तो डब्ल्यू के रोंटजन जो है इसके खोज में सहयोगी होते हैं। साथ ही साथ मैं बता दूं आपको प्रोटॉन की खोज, ठीक है ना। तो प्रोटॉन की खोज में कौन सहयोगी है, तो गोल्डस्टीन साइंटिस्ट है जिन्होंने प्रोटॉन की खोज की। पहले मैं आपको लिख देता हूं प्रोटॉन की खोज किसने की, गोल्डस्टीन ने किया। कब किया है, तो प्रोटॉन की खोज 1886 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। 1886 ईस्वी में गोल्डस्टीन ने किया था। फिर देखिए आप इसमें कि प्रोटॉन की खोज कैसे हुई, इसके बारे में थोड़ी सी जान लेते हैं कि प्रोटॉन की खोज देखिए, जब विद्युत धारा इसमें प्रवाहित किया गया तो इससे कैथोड किरण से कैथोड किरण निकल रही थी। उसी प्रकार से इधर से भी एक किरण निकल रही थी, प्लस चार्ज से एक किरण निकल रही थी और उसको कहा गया कैनल किरण। किसको कहा गया, कैनल किरण या एनोड किरण, एनोड या कैनल किरण, एनोड या कैनल किरण, इसको नाम दिया गया, ठीक है ना, कैनाल किरण, ठीक है ना, कैनाल किरण है। और किसको, तो ये जो गोल्डस्टीन है जो प्रोटॉन की खोज के बारे में बता रहे हैं, जो प्लेट प्लस से निकलने वाली जो किरण है उसको कैनल या एनोड किरण नाम दिया गया। और ये किरण जो है वो धन आवेशित कणों से मिलकर के बनी है, ऐसा मान करके इनके जो छोटे कण हैं उनको प्रोटॉन नाम दिया गया। तो कैनल किरण के कण को क्या कहा गया, प्रोटॉन कहा गया, ठीक है, प्रोटॉन कहा गया। कैनाल किरण के कण को क्या कहा गया, प्रोटॉन कहा गया। कब खोज हुई इसकी, 1886 ईस्वी में हुई। और किन्होंने किया, तो गोल्डस्टीन ने किया था। प्रोटॉन का जो आवेश है उसके बारे में आप जान लीजिए। प्रोटॉन का आवेश भी जान लीजिए। प्रोटॉन का आवेश कितना होता है, तो प्रोटॉन का आवेश 1.6 गुणे 10 पे पावर माइनस 19 कूलाम का होता है। और द्रव्यमान जो होता है इसका द्रव्यमान 1.6 गुणे 10 पे पावर माइनस 27 kg का होता है, ठीक है ना, 27 kg होता है। और आवेश जानी गए, द्रव्यमान जान गए, और इस पर कैसा आवेश रहता है, तो धन आवेश रहता है। यहाँ प्लस दे दिया हूँ तो इससे धन आवेश के बारे में जानकारी मिल जाती है। अब हम लोग चलते हैं न्यूट्रॉन के खोज के बारे में, ठीक है, तो इसको लिख लीजिएगा। न्यूट्रॉन की खोज में देखते हैं खोज के बारे में, ठीक है ना। न्यूट्रॉन की खोज के बारे में जानते हैं। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की भाई, तो चैडविक ने की। किसने, चैडविक ने किया। कब किया, तो 1932 ईस्वी में किया था, ठीक है। 1932 ईस्वी में न्यूट्रॉन की खोज हुई थी। अब देखिए ध्यान से, न्यूट्रॉन की खोज के बारे में जानेंगे। न्यूट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो ये भी जान लीजिए। आवेश बता दूं, आवेश इस पर होता है 0, मतलब कुछ नहीं, आवेश इसका होता है 0। और द्रव्यमान कितना होता है इसका, तो द्रव्यमान होता है इसका 1.6 गुणे 10 पे पावर माइनस 27 kg, मतलब प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर, ठीक है, प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है।
तो आपने न्यूट्रॉन के बारे में फैक्ट जाना और कैसे खोज हुई इसके बारे में, इसकी आंकड़ा लगाने के लिए हम लोग थोड़ी सी जान लेते हैं कि 1930 ईस्वी तक क्या माना जाता था कि द्रव्यमान, जो भी परमाणु होता है उस पर जो भी द्रव्यमान होते हैं उसका सब कारण कौन होता है, उसका कारण होता है प्रोटॉन, प्रोटॉन ही होता है, ठीक है ना। लेकिन फिर देखा गया कि अलग अलग परमाणुओं में फिर देखा गया कि अलग अलग परमाणु, जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 है और उसका द्रव्यमान कितना है, 1 ही है। लेकिन हीलियम में देखा गया, हीलियम में परमाणु संख्या 2 है लेकिन उसका भार कितना देखा गया, 4 देखा गया, ठीक है ना। इसी तरह से तुरंत पता चल गया कि अरे जब परमाणु संख्या जो है 2 है तो उसका परमाणु संख्या 2 यानी इलेक्ट्रॉन की भी संख्या 2 होगी, प्रोटॉन की संख्या 2 होगी। तो इसका मतलब ये माना जाना चाहिए था कि इसका भार भी कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो 2 और कहाँ से बढ़ गया, ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का तो भार जो होता है वो नगण्य होता है ना। 9.1 इंटू 10⁻³ kg उसको ना के बराबर माना जाता है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन का भार तो ना के बराबर माना जाता है और प्रोटॉन का भार माना गया और उसी को कारण माना गया द्रव्यमान का। लेकिन ये 4 कैसे हो गया हीलियम का, तो फिर से आपको मैं थोड़ा सा यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूं कि कैसे इसको 4 माना गया। देखिए हीलियम है, हीलियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 2 और भार कितना हो गया, 4। परमाणु संख्या 2 है यानी इलेक्ट्रॉन भी 2 और प्रोटॉन भी 2, ठीक है ना। तो प्रोटॉन को ही भार माना जाता था, प्रोटॉन को ही भार या द्रव्य मान का कारण माना जाता था। तो भाई प्रोटॉन 2 है तो इसका द्रव्यमान भी कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। लेकिन 2 नहीं हुआ, कितना हुआ, 4 हुआ। तो 2 और कहाँ से आ गया, तो देखा गया कि प्रोटॉन कुछ किसी भी परमाणु के नाभिक में, परमाणु के नाभिक में देखा गया कि जितने भी इलेक्ट्रॉन होते थे, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने, फिर से बता दूं, तो देखा गया कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित रहते हैं। कौन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित रहते हैं। कैसे पता चला, तो साइंटिस्ट चैंडविक ने बेरिलियम नामक पदार्थ लेकर के साइक्लोट्रॉन संयंत्र के द्वारा, साइक्लोट्रॉन एक संयंत्र है जो किरणों को या फिर कणों को, अल्फा बीटा गामा कणों को क्या करता है, बहुत ही तीव्रता से उसको गमन कराता है, गति कराता है, तो उसमें त्वरित उत्पन्न करता है। और उसके कारण बेरिलियम नामक धातु का प्रयोग करके जब बौछार किया उन्होंने किरणों का, तो उन्होंने पाया कि उसमें न्यूट्रॉन भी होता है। किसने, तो चैंडविक ने, ठीक है ना, चैंडविक ने। तो ये था हमारा पूरा इतिहास। थोड़ी सी आपको याद करने के लिए एक ट्रिक बता दूं और उसके बारे में फिर आपको जानकारी मिल जाएगी, ठीक है ना। ठीक है, तो हम ट्रिक के बारे में बता देते हैं थोड़ी सी आपको। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की जो खोज करता है उनको कैसे आप याद रखें, तो बहुत ही इजी ट्रिक है और इसके बारे में जान लीजिए कि ईंटा पर गोड़ रख के नाच, ये जो सेंटेंस है, ईंटा पर गोड़ रख कर नाच, आपको इससे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के पूरे खोजकर्ता जो है आपको याद हो जाएगा। बाकी डेट आप 1869, 1886 और 1932 आपको याद रखना होगा। तो ईंटा पर गोड़ रख के नाच के कॉन्सेप्ट को बता देते हैं आपको। ई मतलब इलेक्ट्रॉन और टा मतलब थॉमसन या थॉमसन। तो ई से इलेक्ट्रॉन और टा मतलब थॉमसन। तो ई इलेक्ट्रॉन का, थॉमसन आपको याद हो गया, ठीक है। पर से हम प्रोटॉन कर लिए और गोड़ से हम लोग कर लिए गोल्ड स्टीन। गोड़ से क्या कर लिए, गोल्ड स्टीन। गोल्ड मतलब पैर होता है, ईंटा पर पैर रख के नाच, यानी तो पैर बोल लेंगे तो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा, गोल रख के नाच सही रहेगा। तो ई मतलब इलेक्ट्रॉन और टा मतलब थॉमसन, याद हो गया। गोल्ड, पर से प्रोटॉन और गोल्ड से
गोल्ड से गोल्ड स्टीन आपको याद हो गया। तो ये आपको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का हो गया क्लियर। रख कर नाच, ये रख कर सजाया गया है, अगर सजाया गया है और इससे हम एक ट्रिक भी बना दिए हैं, आपको याद रखना है तो याद रख लीजिए इसको। रा से रदरफोर्ड, और रदरफोर्ड किसने क्या किया था? नाभिक की खोज की थी। किसके की थी? नाभिक की खोज की थी। ये छोड़िए, हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में बात करते तो नाच लास्ट वाला जो टर्म है, ना से हो जाएगा न्यूट्रॉन, ना से हो जाएगा न्यूट्रॉन और च से हो जाएगा चैंडविक, च से हो जाएगा चैंडविक। तो न्यूट्रॉन का खोज जो है चैंडविक ने किया था। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज आप इसको अच्छे से देख करके एक बार याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। और हम आगे अगले वीडियो में इसी के अगले कड़ी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। प्लीज़ अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें और स्टे योर होम। कोरोना से बचने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। लॉकडाउन में जो भी पढ़ना चाहते हैं, इच्छुक हैं, तो उनको शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।